नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। असम में उग्रवादियों के खिलाफ आक्रामक हुआ सेना का अभियान। सुरक्षा हालात को लेकर गृहमंत्री से मिले सेना प्रमुख। पड़ोसी देशों से भी मदद की अपील। झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे रघुवर दास। 28 दिसंबर को लेंगे शपथ। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी को राज्यपाल का न्योता। सभी राज्यों से आधारभूत ढांचों में निवेश बढ़ाने पर जोर। वित्त मंत्रियों की बैठक में अरुण जेटली ने जीएसटी लागू करने पर दिया जोर। हवाला और ड्रग्स रैकेट केस में प्रवर्तन निदेशालय ने की पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 5 विकेट पर 259 रन। सामी और उमेश यादव ने लिए 2-2 विकेट। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। सेना ने सुरक्षा बलों के साथ असम में उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सुरक्षा हालात पर जानकारी देने के बाद सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने बात कही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने असम में हुए नरसंहार में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी देशों से भी बात की है। इस बीच केंद्र सरकार ने एनडीएफबीएस पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। असम में बोडो उग्रवादियों के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। सेना प्रमुख ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि उग्रवादी हिंसा रोकने के लिए असम में और सैनिक तैनात किए गए हैं। इस बीच सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भूटान और म्यांमार से भी मदद ली जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बारे में भूटान के शीर्ष नेतृत्व से बात कर सहमति बनाने का प्रयास किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज has talked to the Bhutanese leadership at the highest level. We are also working on having contacts with others who could possibly help us in this. Once those are completed, I will share with you those details also. हमारी 66 कॉलम्स अभी वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंटेंसिफाई द ऑपरेशंस। सुरक्षा बल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में भी उग्रवादियों की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री ने उग्रवादियों से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया था। शिवसेना ने केंद्र से पूर्वोत्तर के हालात पर बारीकी से नजर रखने की बात कही है। वहीं जानकार भी असम हिंसा को बड़ी चुनौती मान रहे हैं। असम में हाल में जो भी खून खराबा हुआ है, ये भारतीय अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और अभी स्वाभाविक है कि जिस संख्या में वहाँ पे लोगों को मारा गया है और जो भय पैदा हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस प्रकार का सैनिक कार्रवाई करना अभी ज़रूरी हो गया है। वहीं गुवाहाटी में हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार असम में आदिवासियों पर हुए हमलों की जांच एनआईए से कराने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। हिंसा पीड़ित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के 2000 जवानों को तैनात किया गया है। 23 दिसंबर को बोडो उग्रवादियों के आदिवासियों पर हुए हमलों, उसके बाद विरोध प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग और आदिवासियों की बोडो के खिलाफ हिंसा में अब तक 81 जानें जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो असम के ताज़ा हालात और वहां पर सेना की ओर से चलाए जाने वाले ऑपरेशंस को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी असम प्रकाश सिंह जी। प्रकाश सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि सेना असम में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान छेड़ेगी, तो क्या ये माना जाए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बल्कि सीमा पार आतंकवाद का मसला है? देखिए, समस्या तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं कहा जा सकता, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का प्रश्न है, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर पहलू है। और ये सीमा पार से का इसका पहलू केवल मात्र इतना है कि बोडो उग्रवादी जब भी उनके खिलाफ कोई सघन अभियान चलाया जाता है, पूर्व में भी ऐसा देखा गया है कि वो आसपास के जो देश हैं, ख़ासतौर से भूटान में वो चले जाते हैं और भूटान में फिर हमारे लिए ऑपरेशन करने में दिक्कत हो जाती है। यद्यपि भूटान सरकार का हमें बराबर सहयोग मिलता है, पर रॉयल भूटानीज आर्मी को ऑपरेशंस 2003 में एक बार प्रभावी ढंग से ऑपरेशंस किए थे, पर ऑपरेशंस करना उनके लिए
हर साल का कोई फीचर नहीं है। ये तो हिंदुस्तान में ही है कि यहाँ के सुरक्षा बल घंटे 2 घंटे के नोटिस में ऑपरेशंस के लिए चल देते हैं। जी। तो भूटान में चले जाते हैं, या कहा जाता है अरुणाचल के रास्ते वो म्यांमार में भी चले जाते हैं। तो मसला तो बेसिकली असम राज्य का है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का है, और इसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण इसका पहलू है। और प्रकाश सिंह जी, अगर ये लॉ ऑर्डर का मसला है, ये अगर राज्य का मसला है, तो फिर सेना को जिम्मेदारी देना, और वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो जिम्मेदार होती हैं पुलिस हैं, उनकी बजाय सेना को लगाना, असल में फिर क्या समझा जाए इसे? देखिए, सेना को लगाने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, पर जहाँ जहाँ जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, असम है, कश्मीर है, यहाँ पे सेना को एड टू सिविल पावर में लगाया गया है। तो सेना मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनिफाइड कमांड, एक यूनिफाइड कमांड है असम में भी, उसमें सेना उसका एक हिस्सा है। और यूनिफाइड कमांड का नेतृत्व तो सामान्यतः या तो चीफ मिनिस्टर करते हैं या मुख्य सचिव करते हैं। मतलब कंट्रोल सिविलियन होता है, पर सिविलियन कंट्रोल के नीचे आर्मी इन एड ऑफ सिविल पावर, आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक साथ ऑपरेशंस करते हैं, पर नेतृत्व, निर्देशन सब सिविल गवर्नमेंट का ही होता है। तो सेना ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं थी, पैरामिलिट्री फोर्स ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं थे। सवाल यह है कि इनका समुचित प्रयोग एक सुनियोजित ढंग से, प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा था। तो क्या ये माना जाए कि अगर सेना वहां पर ऑपरेशन चलाएगी तो आतंकवाद के खिलाफ ये ऑपरेशन न सिर्फ भारतीय जमीन पर बल्कि पड़ोसी देशों की सीमाओं तक भी पहुंचेगा, उन तक वहां पर भी इस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, सीमा तक तो ऑपरेशन पहुंचेगा, पर मैं समझता हूं ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है सेना को इतना ज़्यादा इस तरह से इन्वॉल्व करना। और मैं देखिए डीजीपी आसाम रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सामान्यतः स्थानीय पुलिस यानी असम पुलिस केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से इस समस्या से निपट सकती हैं। अब सवाल यह है कि समस्या से निपटने की उनमें कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, कितना संकल्प है उनको। अगर आप अच्छी तरह से अभियान चलाइए तो बोडो कितने हैं, मुश्किल से 250 करीब हैं बोडो उग्रवादी। अब 250 बोडो उग्रवादियों के खिलाफ आप कितने आदमी चाहिए? 2500, 5000 कितने आदमी चाहिए? इतने आदमी आपके पास ऑलरेडी हैं। और अगर इतनी मतलब सैन्य शक्ति होने के बावजूद आप इनका दमन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके माने कहीं ना कहीं कोई कमी है। आप करेंगे सेना की जरूरत नहीं थी कि उसकी बजाय जो वहाँ की फोर्सेस हैं वो बेहतर तरीके से ऑपरेशंस को चला सकती थी अगर इच्छा शक्ति होती। अब सवाल ये भी उठता है सिंह साहब कि क्या ये अभियान सिर्फ एनडीएफ के उस संगजीत ग्रुप के खिलाफ चलेगा, या इससे पहले अगर पिछले 3 साल में जो हिंसा के लिए लोग दोषी थे, जो गुट जिम्मेदार थे, वो भी इसके दायरे में होंगे? देखिए, कायदे से तो ये अभियान जो लोग वार्ता के विरुद्ध हैं, देखिए इस समय बोडो में 3 ग्रुप हैं। एक तो रंजन डैमरी का ग्रुप है, एक बासुमतारी का ग्रुप है, और तीसरा ये सिंह बिजीत का ग्रुप है। तो पहले दोनों ग्रुप जो हैं वो तो सरकार से कह रहे हैं कि हम वार्ता करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से मसले का हल ढूंढेंगे। सिंह बिजीत फैक्शन जो है वो कहता है नहीं, हम वार्ता के खिलाफ हैं, हमें तो सॉवरेन बोडोलैंड चाहिए और इसके लिए हम हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे। तो ऑपरेशन तो कायदे से उन्हीं के खिलाफ चलना चाहिए जो वार्ता के विरुद्ध हैं। पर देखिए, सच्चाई ये है कि अगर आप ये समझें कि तीनों संगठनों में साठ-गांठ नहीं है, तो ऐसा नहीं। तीनों संगठनों में पर्दे के पीछे अच्छा खासा तालमेल है, और इस तालमेल में कहीं ना कहीं सरकार की मशीनरी कुछ हद तक इसमें शामिल है। दुर्भाग्य से सरकार को जो सख्ती दिखानी चाहिए था उग्रवादी संगठनों के खिलाफ वो नहीं दिखा रहे हैं, और यही नतीजा है कि बार बार साल भर बाद, 2 साल बाद एक बड़ा हत्याकांड हो जा रहा है। अब 2012 में 100 से ज़्यादा आदमी मारे गए थे, 4.5 लाख 5 लाख आदमी विस्थापित हो गए थे, अपने घरों को छोड़कर उनको जाना पड़ा था। सवाल ये उठता है कि मैं तो ये जानना चाहूँगा कि सरकार ने 2012 की घटनाओं में कितने मुकदमे दर्ज किए, कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्टें लिखी गईं, उसमें कितने लोग चार्जशीट हुए, कितने लोग कन्विक्ट हुए। और एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अगर सरकार ये मान रही है कि सीमा पार आतंकवाद मसला है, घुसपैठ हो रही है इस तरह से, तो क्या उनको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा इससे पहले जारी किया गया? कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास है?
देखिए, सीमा पार की तो समस्या है ही नहीं। ये समस्या तो अंतर्देशीय समस्या है। ये दूसरी बात है कि जब इन पर आप दबाव डालते हैं तो जान बचाने के लिए ये भूटान और म्यांमार चले जाते हैं, और जब दबाव कम होता है तो फिर वापस चले आते हैं। तो इसमें ये सीमा पार की तो समस्या है ही नहीं। ऐसे में ऑपरेशन और कितना सीमा पार की सक्सेसफुल अगर होगा, समस्या क्योंकि है अगर तो दबाव फिर बढ़ाएगी भूटान सरकार और सेना, म्यांमार, तो ये तो फिर एक बार फिर वही जो आपने कहा कि दूसरे देशों की तरफ रुख करेंगे जो सीमावर्ती देश हैं, और दबाव जब कम होगा उसके बाद वापस आ जाएंगे। क्या वाकई पड़ोसी देश इस पूरे ऑपरेशंस में सेना के उस रणनीति के साथ खड़े हो रहे हैं जिस तरीके का अभियान चलाने की बात केंद्र सरकार कर रही है? देखिए, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, म्यांमार से भी और भूटान से भी, परंतु इनकी सैन्य शक्ति वैसी नहीं है जैसी भारत सरकार की है। तो ये अगर ऑपरेशंस करते भी हैं तो उसका प्रभाव आंशिक होता है। हाँ, एक बार जरूर 2003 में रॉयल भूटान आर्मी ने बहुत अच्छी तरह से इनका सफाई किया था, पर आप रेगुलर बेसिस पे इनसे चाहें कि ये अभियान चलाएं तो वो शायद इनके बस का है नहीं, और उनका जो संगठन है वो इसके लिए मतलब तैयार नहीं है कि साल भर कोई ऑपरेशंस करे। जी। तो हमें इसमें सस्टेन्ड ऑपरेशंस अगर हम करते रहें तो कोई देखिए, आर्मी तो थोड़े दिन तक सघन अभियान चलाएगी, महीने 2 महीने बाद 3 महीने, उसके बाद अगर आर्मी विड्रॉ कर गई या दबाव कम हुआ इसमें, और लगातार जो दबाव बना सकती है वो असम पुलिस और वहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वही दबाव बना सकते हैं। और इस समस्या का अगर आप दीर्घकालीन समाधान चाहते हैं तो खैर राजनीतिक स्तर पे जो बात करना है, जो समाधान ढूंढना है वो तो अलग, पर इनके खिलाफ सस्टेन्ड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल भर 2 साल चले तो इनकी कमर अपने आप टूट जाएगी। आखिर 250 आदमी के लिए आप कितने ऑपरेशन चलेगी, और ये कब तक अपने देश छोड़ के बाहर रहेंगे? और ज़्यादा दिन अपने देश छोड़कर बाहर रहेंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे और लोग समझ जाएंगे कि भाई देखो ये काउंटर प्रोडक्टिव है और इसमें कोई हमारा फायदा नहीं है। जी, सिंह साहब, एक आखिरी सवाल, क्या इस कदम के साथ बड़े-बड़े हिंसा कांड होते हैं? जी, क्या केंद्र सरकार जिस तरीके से असम में सेना अब भेजी गई है, तो क्या ये माना जाए कि असम में भी कुछ पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरह भी मैं कहूं कि जो एक आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको अब सेना ही संभालेगी? क्या इस तरह की रणनीति दिख रही है इस कदम के साथ? देखिए, सेना का डिप्लॉयमेंट तो गृह मंत्री ने शायद इसलिए किया है कि उन्होंने देख लिया है कि असम पुलिस प्रभावी नहीं है, राज्य सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, और इस तरह का जो संहार होता है, नरसंहार होता है, इसका व्यापक असर पड़ता है। न केवल देश में चारों तरफ आलोचना होती है बल्कि विदेशों में भी फिर ये होता है कि भाई देखिए, पाकिस्तान में बड़ा हत्याकांड हुआ पर उससे थोड़ा ही कम तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो इसलिए अपनी छवि बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है, और इसका दीर्घकालीन समाधान राज्य सरकार को ही ढूंढना है, और राज्य सरकार को यह तय कर लेना है कि हमें इनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, इनके खिलाफ हमें सख्ती बरतनी है, और वो सख्ती लगातार महीने महीने सालों साल चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। साथ ही कोयला ब्लॉक नीलामी से जुड़े अध्यादेश पर भी दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश लाने और रद्द कोयला खानों को फिर से आवंटित करने का रास्ता साफ हो गया। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के अगले दिन 24 दिसंबर को कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र पर अध्यादेश लाने और कोयला अध्यादेश को फिर से जारी करने को मंजूरी दी थी, क्योंकि बीते शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में जबरन धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर गतिरोध के चलते इन विधेयकों पर चर्चा नहीं कराई जा सकी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को जल्द लागू करने पर जोर दिया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में उन्होंने बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की हिमायत की। बजट की तैयारियों के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को दिल्ली में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें वित्त मंत्री ने जीएसटी से जुड़े मसलों पर राज्यों के हितों का ख्याल रखने की बात फिर दोहराई। अधिकतर राज्य जो आए, लगभग सभी राज्य जीएसटी को जल्दी लागू करने के पक्ष में हैं, और उनकी विचार ये था कि जो एक फॉर्मूला बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में रिफ्लेक्टेड है, वो एक बैलेंस्ड तरीके से बना है। इससे पहले अरुण जेटली ने भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के 66वें बैच के ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित किया।
इसमें उन्होंने कर संग्रह में सख्ती और निष्पक्षता बरतने की हिमायत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल सैयद अहमद से आज मुलाकात कर उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक में रघुवर दास को नेता चुना गया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 दिसंबर को होगा। रांची में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने रघुवर दास के नाम का प्रस्ताव रखा। सरयू राय और सीपी सिंह ने उनके नाम का समर्थन किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रघुवर दास ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रघुवर दास जी को विधायक दल का नेता के रूप में उसको स्वीकार किया। मैं अपनी ओर से और अपने सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। झारखंड के पिछले 14 साल के इतिहास में रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले रघुवर दास साल 1980 में बीजेपी के गठन के साथ ही उससे जुड़े। 1995 से लगातार विधायक चुने गए रघुवर दास अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक वो झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रहे। इस बार जमशेदपुर पूर्व सीट पर उन्होंने करीब 70,000 वोट से जीत हासिल की। रघुवर दास ने राज्य के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो जनता की आकांक्षाएं हैं, उस आकांक्षाएं को हम पूरा करेंगे और विकास और सुशासन इस राज्य की पहली प्राथमिकता रहेगी। कि इन 14 वर्षों में जो झारखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, तो अब झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण और पारदर्शी शासन हमारी प्राथमिकता रहेगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 दिसंबर को रांची के बिरसा मुंडा ग्राउंड में होगा। नया राज्य बनने के बाद झारखंड में इस बार चुनाव में पहली बार बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। 81 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी एजेएसयू गठबंधन को 42 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने पीडीपी और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पत्र भेजा है। बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं, लेकिन पीडीपी ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को एक बार फिर पीडीपी का साथ देने की घोषणा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण बीजेपी को समर्थन देना संभव नहीं है। I'm not aware of what offer they have given us or what offer we are giving BJP, because like I said, the party has very clearly stated that the combination between BJP and NC is very difficult, considering the issues like Article 370, Uniform Civil Code, Babri Masjid. कांग्रेस ने पहले ही पीडीपी को अपने समर्थन का पत्र दे दिया है, लेकिन पीडीपी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वे पीडीपी और स्वतंत्र विधायकों के संपर्क में है। कोई इतनी जल्दी नहीं है, अभी 10 दिन है जब तक इस गवर्नमेंट की मुद्दत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पीडीपी कोई रास्ता निकालेगी और पीडीपी की लीडरशिप बहुत मंजे हुए लीडरशिप है। मुफ्ती साहब जो भी वो करेंगे स्टेट के हित में करेंगे। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगातार संपर्क में हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग से भी बात की। बीजेपी ने एक बार फिर पीडीपी के प्रति अपना झुकाव बताया है। Issue is not with comfort with any political party and all that. Issue is not that. Issue is how can we provide a stable government in the state that can work towards delivering some goods to the state. That is the priority. इस बीच पीडीपी ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने विधायक अशरफ मीर की गोली चलाने की घटना पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि सारे दलों ने इस घटना की निंदा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। हवाला और ड्रग्स रैकेट केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया का आज बयान दर्ज किया। जालंधर में ईडी के ऑफिस में मजीठिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मजीठिया के इस्तीफे की मांग दोहराई है। विक्रम सिंह मजीठिया को हवाला और ड्रग्स से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के मामले में
तलब किया गया था। मजीठिया का बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी PMLA के तहत दर्ज किया गया। I have come. I did not. I could have easily asked for a date. I did not. The first given instance, I was here, and I have said all along that the truth will come out, and we will all for you to know. ईडी का जो समन किया गया वो केस के तौर पे नहीं किया गया, एक विटनेस के तौर पे किया गया। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो किस चीज का आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं? मजीठिया को ईडी का समन जारी होने के बाद से ही पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। पंजाब के मंत्री श्री विक्रम मजीठिया को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और भारतीय जनता पार्टी, ये उनका इस्तीफा ना लेना उनकी बदनीयती को दर्शाता है। मार्च 2013 में पंजाब में ड्रग्स तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। NRI अनूप सिंह कोहली की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मजीठिया का नाम सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने भले ही रेलवे के निजीकरण से इनकार किया हो, लेकिन बीते दिनों रेल मंत्रालय में लिए गए फैसलों से रेल यूनियन पशुपेश में है। रेल के विकास के लिए रेल मंत्रालय कई चुनिंदा क्षेत्रों में विदेशी निवेश को अनुमति दे चुका है, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने हड़ताल तक की चेतावनी दी है। सरकार ने रेलवे के ढांचागत विकास में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। रेलवे के कई क्षेत्रों में निर्माण, परिचालन और रखरखाव में 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। इनमें उपनगरीय गलियारा परियोजना, हाई स्पीड रेल परियोजना, डेडिकेटेड माल यातायात लाइनें, रेलवे विद्युतीकरण और रेल कोच निर्माण शामिल हैं। साथ ही सिग्नल प्रणाली, माल यातायात और यात्री टर्मिनल, मास रैपिड परिवहन प्रणाली को 100% FDI से पूरा किया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि इससे रेल के विकास को रफ्तार मिलेगी। हमने ये तय किया है कि रेल में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। निवेश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन सरकार के पास उपलब्ध न होने के कारण हम और तरीके से भी निवेश करने की बहुत सारी गुंजाइशें सोच रहे हैं। इसमें निजी क्षेत्र का भी निवेश होगा, यदि कोई आके निवेश करना चाहेगा, लेकिन रेल का निजीकरण नहीं होगा। हालांकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने सरकार की इस मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार परियोजनाओं में 100% FDI को मंजूरी दे रही है, तो फिर रेल के इन क्षेत्रों का निजीकरण कैसे नहीं होगा। हमारा ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है कि आप निवेश लाएंगे और निजीकरण नहीं होगा, तो इसको कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि अगर सरकार अपने बढ़े हुए कदमों को पीछे नहीं खींचेगी, तो हम भी अपने बढ़े हुए कदम को पीछे खींचने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। राज्यसभा में रेलवे में FDI पर सवाल पूछने वाले CPM सांसद रीता ब्रता बनर्जी ने रेलवे को निजी हाथों में जाने को नुकसानदेह करार दिया। इंडियन रेलवे की ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको कमर्शियल तरीके से देखना ठीक नहीं है। और खास करके अभी जो वर्ल्ड दुनिया भर का रवैया है, दुनिया का पैमाने अगर देखा जाएगा, मेजर मुल्क में ज़्यादातर मुल्क में ये जो रेल सिस्टम है ये पब्लिक गवर्नमेंट फंडेड सिस्टम है। हालांकि सरकार रेलवे में पारदर्शिता और आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार की कोशिश FDI के साथ रेलवे के काया पलट की है, लेकिन निवेशकों की जवाबदेही तय करने के साथ रेल यूनियन को मना पाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन प्रेम के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 1984 के दंगा पीड़ितों को चेक वितरित किए। राजनाथ सिंह ने 17 लोगों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी मौजूद थे। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में शुक्रवार को 7 आतंकी मारे गए। इसमें 3 उज्बेक आतंकी भी शामिल हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहला हमला शावल घाटी के करीब हुआ, जिसमें 4 आतंकी मारे गए, जबकि इसी इलाके में हुए दूसरे हमले में 3 उज्बेक आतंकी ढेर हो गए। पाकिस्तान के खैबर एजेंसी इलाके में सुरक्षा बलों ने पेशावर स्कूल कांड के मास्टरमाइंड तालिबान आतंकी सद्दाम को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया है। सद्दाम ने 16 दिसंबर को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हमले में शामिल 7 हमलावरों की मदद की थी। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने लाहौर की कोट लखपत जेल पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया।
इस जेल में 5 आतंकियों समेत मौत की सजा पाए कम से कम 50 आतंकी बंद हैं। इस साजिश के संबंध में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की आज 15वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल कर्मभूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मलयालम फिल्म अभिनेता एनएल बालकृष्ण का लंबी बीमारी के चलते देर रात निधन हो गया। बालकृष्ण ने अपने करियर की शुरुआत फोटोग्राफर के रूप में की थी। उन्होंने करीब 170 फिल्मों में भूमिका निभाई। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म ढेवठिनते स्वंथेम क्लीट्स थी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को आज फूल वालों की सैर नाम की एक कॉफी टेबल बुक पेश की गई। ये कॉफी टेबल बुक अंजुमन सैर गुल फरोशा की उषा कुमार की पेशकश है।